नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेके आया हूं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम युग, स्वर्णिम इतिहास, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य को भारतीय इतिहास के किस कालखंड के अंदर पढ़ा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही स्वर्णिम एक चैप्टर विजयनगर साम्राज्य, जो अपने चौमुखी विकास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जो अपने 4 वंश संगम, शुलु, तुलु और अराविदु वंश के लिए जाना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य जो है यह दक्षिण भारत का बहुत ही प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य के नाम से भी विस्तृत रूप से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी सविस्तार ऐतिहासिक जानकारी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है इसके अंदर सर्वप्रथम पढ़ने को मिलता है सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद में आता है आपके मुगल काल, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मिडवेवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके दरमियान हम पढ़ने वाले हैं आज विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर साम्राज्य जो है इसके संस्थापक का नाम क्या बताया जाता है, और विजयनगर साम्राज्य के जस्ट ऊपर जो साम्राज्य पनपा है इसे किस नाम से जाना जाता है, उस साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम बताया जाता है। राजधानी हम्पी जो है इसका प्राचीन जो विस्तृत ऐतिहासिक जो विवरण हमें पढ़ने को मिलता है वो किस प्रकार से है, और विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख जो साहित्य हैं इनसे कई बार 101% सवाल निकल कर सामने आते हैं। कई सारे कंपटीशन के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर साम्राज्य हम शुरू करने जा रहे हैं। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही विस्तृत और ऐतिहासिक साम्राज्य रहा, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपके सामने कंडीशन रखना चाहता हूं क्षेत्र की, कि उत्तर भारत जो है इसके अंदर अपना जो प्रहरी जो पर्वत बताया जाता है इसे हिमालय पर्वत कहा जाता है, लेकिन उत्तर और पश्चिम के दरमियान अपना प्रहरी के रूप में जो पर्वत खड़ा है उसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे तुर्क हैं, यूनानी हैं, अरबी, जितने भी आक्रमणकारी भारत के अंदर आए उत्तर और पश्चिम क्षेत्र से, तो उनके लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर जो बनता था एक पर्वत, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। चूंकि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है उसे किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाला जो पर्वत है इसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत, इसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति से बिल्कुल अलग करता है। स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि उत्तर भारत का शासक अगर बाय द वे दक्षिण भारत के ऊपर अटैक करता था तो उत्तर भारत उसके हाथ से निकल जाता था, क्योंकि लगभग 3000 किलोमीटर का लंबा यह दायरा देखने को मिलता है। जल्दबाजी में वापस वो अपने छात्र को, अपने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाता था, जिसके कारण उत्तर भारत का साम्राज्य उसके हाथ से निकल जाता था। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत का एकमात्र वंश रहा था जिसका नाम था चोल वंश। चोल वंश के राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत को फतेह किया। लेकिन भारतीय इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे शासक हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने उत्तर भारत के साथ में दक्षिण भारत को भी फतेह किया था, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है समुद्रगुप्त का। हालांकि समुद्रगुप्त ने अपनी नीतियों के तहत उत्तर भारत को वापस संगठित कर लिया था। और अगर बात करें मिडवेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो इसमें हमें नाम पढ़ने को मिलता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो 25 वर्षों तक व्यस्त रहा है दक्षिण भारत को जीतने में, और उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति षड्यंत्रों का घर बन के रह गई थी। मुगल दरबार जो है षड्यंत्रों का घर बनकर रह गया था। ईरानी, तुर्रानी आदि जो सामंत हुआ करते थे, इन्होंने विद्रोह की भावना प्रबलित कर दी थी यहाँ पर। अब हम शुरू कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसके अंदर जो हमने सबसे पहले डिटेल पढ़नी है विंध्याचल पर्वत, और रामायण काल के अंदर विजयनगर साम्राज्य जहां पर पनपा था, इस क्षेत्र को किस नगर से जाना जाता था, तो यह जो क्षेत्र बताया जाता है विंध्याचल क्षेत्र, इसे किष्किंधा नगरी के नाम से जाना
जाता है। किष्किंधा नगरी जिसके प्रमुख वानर राज जो प्रमुख राजा बताए जाते हैं, पहले राजा बाली बताए जाते हैं, उसके बाद में सुग्रीव, और रामायण काल से इस क्षेत्र को आप जोड़ सकते हो। रामायण काल के अंदर इस नगरी को किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर डायनेस्टी। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें हमें 4 वंश पढ़ने को मिलेंगे। चूंकि विंध्याचल पर्वत के नीचे की तरफ जो साम्राज्य पनपा है इसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 5 संयुक्त मुस्लिम सेनाओं ने मिलकर एक संगठित साम्राज्य की नींव रखी जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब बहमनी साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई है, कब रखी गई? इसमें 5 मुस्लिम संगठित सेनाओं के जिक्र भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नाम आता है बीजापुर। क्या नाम आता है? बीजापुर। बहमनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो संगठित क्षेत्र देखने को मिलता है मुस्लिम साम्राज्य था ये बीजापुर। उसके बाद में आता है बरार, बरार के बाद में आता है बीदर, और बीदर के बाद में आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा जिसकी खान से निकला है बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक हीरा कोहिनूर का हीरा। और एक क्षेत्र और हमें देखने को मिलता है जिसका नाम अहमदनगर के नाम से जाना जाता है। अहमदनगर। ये 5 मुस्लिम संयुक्त सेनाएं मिलकर जिस साम्राज्य का निर्माण हुआ है इसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल हम ये पढ़ेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है यह बहमन शाह के द्वारा की गई है। बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई और इसे और अन्य नाम जफर शाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है। तो इस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी और स्पेशली ये जो संगठित साम्राज्य बना है विजयनगर साम्राज्य को निस्ते नाबूद करने के लिए बना था। अब हम देख लेते हैं इस मैप के द्वारा कि विजयनगर साम्राज्य कहां पर पनपा था। तो कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीचों बीच में जो विस्तृत साम्राज्य पनपा उसे विजयनगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विजयनगर के नाम से जाना जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या बताया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अर्थ बताया जाता है जीत का शहर। क्या नाम? जीत का शहर नाम बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य का। अब साम्राज्य की बात हमने शुरू कर दी है तो साथियों ये इतना खुशहाल साम्राज्य क्यों था? सुनिए आप कि दक्षिण भारत के अंदर जो भी पत्तनम यानी बंदरगाह हुआ करते थे, दूसरे देशों से जितना भी माल आयात होता था वह सर्वप्रथम किस साम्राज्य के तटवर्ती इलाकों के ऊपर आकर रुकता था। तो क्षेत्र बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य। कर्नाटक का सर्वाधिक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इसके कारण सबसे ज्यादा उस माल की रिकवरी या फिर लाभ जो है विजयनगर साम्राज्य के लोगों को पहुंचता था। उसके बाद में पूरे भारत में ये माल डिलीवरी किया जाता था। इस कारण और विजयनगर साम्राज्य के अंदर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी के कारण यहाँ पर जो कृषि है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर फसलें भी बहुत ही उत्कृष्ट दशा में देखी जाती है, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य पूरा का पूरा खुशहाल साम्राज्य था। दक्षिण भारत का एकमात्र साम्राज्य जिसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। यहाँ तक कि खेत हैं, सिंचाई के जितने भी स्रोत हैं, इन सब के चारों तरफ भी किलेबंदी की गई थी। विजयनगर साम्राज्य जिसे जीत का शहर कहा जाता। हर कंपटीशन के माध्यम से ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके विजयनगर डायनेस्टी। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हमें देखने को मिलती है इसे हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी के नाम से जाना जाता है। अब हम्पी ये नाम क्यों पड़ा है? ऐतिहासिक जगह हम्पी कहां पर पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। चूंकि
महाकाव्य काल उर्फ रामायण काल के अंदर यहाँ पर एक स्त्री हुई थी भक्तिन, जिसका नाम बताया जाता है पंपा देवी। अब पंपा देवी ने श्री राम से शादी करने के औचित्य से यहाँ पर अखंड तपस्या की, लेकिन तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन इस भक्तिन के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हम्पी रखा गया। पंपा देवी से नाम बदलकर क्या रखा गया? हम्पी रखा गया। वैसे रामायण काल के अंदर वैष्णवी नाम की एक ब्राह्मण कन्या ने भी श्री राम से शादी करने के औचित्य से भक्ति की ही, लेकिन भक्ति काल उसके द्वारा श्री राम को वनवास काल के दौरान पहचाना नहीं गया, जिसके कारण श्री राम ने उत्तर भारत के अंदर जम्मू के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल बताया जाता है, जिसका नाम है वैष्णो माता टेम्पल। जगह का नाम कटरा। कटरा जो है जम्मू से 49 किलोमीटर दूर पड़ता है उत्तर की तरफ। कटरा जो है ये वैष्णो माता का धाम बताया जाता है, शक्तिपीठ बताया जाता है वैष्णो माता। और यहाँ पर भैरव नाम के राक्षस का क्रूर अत्याचार था। इस अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए श्री राम ने वैष्णवी को काम सौंपा, वहां जाकर लोगों की सहायता करने के लिए। और वैष्णवी ने भैरव का वध किया, जो जमीन से कटरा जो गांव है इससे 19 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर माता का भवन बताया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है धार्मिक दृष्टि से। तो हमने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा कर ली। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है, अगर साथियों पूछ ले जिस समय दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य पनपा, उस समय उत्तर भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति कैसी चल रही थी, तो उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली जो है यहाँ पर प्रमुख शक्ति का केंद्र देखने को मिलता है दिल्ली। और दिल्ली जो है इसमें जिस समय विजयनगर साम्राज्य पनपा है, तो उत्तर भारत में जो वंश जो शासन कर रहा था उसका नाम क्या देखने को मिलता है, तो उस समय का जो इतिहास चलता रहा है तत्कालीन, उसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल का टोटल समय मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल चला था, जिसके अंदर प्रमुख जो वंश हमें देखने को मिलते हैं जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लेकिन जिस समय दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य पनपा, उस समय सल्तनत काल का जो वंश कार्यरत था, शासन आसीन था, उसका नाम बताया जाता है तुगलक वंश। क्या नाम? तुगलक वंश इसका नाम देखने को मिलता है। तुगलक वंश का शासन काल क्या देखने को मिलता है, तो आपके सामने रख देता हूं तुगलक वंश का शासन काल। तुगलक वंश का जो शासन काल हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आपके 1320 ईस्वी से लगाकर 1414 ईस्वी तक शासन काल देखने को मिलता है आपके सल्तनत काल का। सल्तनत काल का 1414 ईस्वी तक शासन काल देखने को मिलता है। जिस समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय यहाँ का जो सुल्तान हमें देखने को मिलता है, सुल्तान का जो नाम देखने को मिलता है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। नाम बताया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक बताया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में ये राजा बना था, जो प्रजा के लिए इसकी जो योजनाएं हैं वो पूरी ऑपोजिट वे में चली गई थी, जिसके कारण इतिहासकारों ने लिखा कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक मरा, उस समय इतिहासकारों ने लिखा है कि जनता को राजा से निजात मिल गई। और राजा को जनता से जरूर याद रखना साथियों कि सल्तनत काल में सुल्तान और मुगल काल में बादशाह कहलाता था। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। सल्तनत काल में सुल्तान, मुगल काल में बादशाह कहलाता था। क्या कहलाता था? बादशाह कहलाता था। अगर पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा यात्री भारत आया था, तो यात्री का नाम हमें देखने को मिलता है इब्न बतूता। और इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अगर कोई पूछ ले
तो नाम बताया जाता है रिहला। रिहला का अर्थ बताया जाता है सफरनामा। यह इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। तो 1333 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा उत्तर भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि सुनकर यात्रा करने का शौक था। हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में कौन कौन से यात्री भारत आए थे। वैसे 12वीं आर्ट्स यानी कला वर्ग के अंदर आज से 4 साल पहले जो विषय वस्तु बताई जाती थी, इसमें एक लेसन बताया जाता था यात्रियों के नजरिए से भारत। यात्रियों के नजरिए से भारत, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के समकालीन जो यात्री भारत आए हैं, इन अब्दुल रजाक समरकंदी, एडवर्ड बर्बोसा, निकोलो कॉन्टी आदि यह जो यात्री हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के समकालीन कहां पर आए थे? भारत आए थे। साथियों, हमने बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात कर ली थी। बहमनी साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी, ये भी हमने बात कर ली। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो प्रमुख पर्वत है, इसके बारे में भी सविस्तार हमने जानकारी ले ली थी। अब हम बात करते हैं कि चूंकि हमने सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक की ऐतिहासिक जानकारी रख दी है आपके सामने, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख वंश हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। वैसे पार्ट 1 जो हम विजयनगर साम्राज्य का आज चेस्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 1 विजयनगर साम्राज्य का पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ओरल रूप, मौखिक रूप से मैं आपको प्रमुख साम्राज्य बता देता हूं। जैसे विजयनगर साम्राज्य का पहला जो ऐतिहासिक वंश बताया जाता है संगम वंश। दूसरा जो ऐतिहासिक वंश बताया जाता है आपके, उसे सुलभ वंश कहा जाता है। तीसरा जो ऐतिहासिक वंश बताया जाता है उसे तुलु वंश कहा जाता है। चौथा और अंतिम जो वंश बताया जाता है, इसे अराविदु वंश के नाम से जाना जाता। बहुत ही प्रसिद्ध यह साम्राज्य रहा था। अब हम बात करते हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने कई बार पढ़ा है कि यह साम्राज्य जो है, साम्राज्य के शासक राजा बनने से पहले कुछ न कुछ कार्य करते थे। लेकिन अगर पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक बने हैं या फिर विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, जिसमें नाम आता है हरिहर और बूका। हरिहर व बूका 2 भाई बताए जाते हैं। ये सर्वप्रथम क्या कार्य करते थे, किस प्रकार इनको राजगद्दी मिली और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक हरिहर व बूका, यह काकतीय वंश, कौन सा वंश? काकतीय वंश के सामंत थे। हरिहर व बूका काकतीय वंश के सामंत बताए जाते हैं। हरिहर व बूका ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का अनावरण किया, जिसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भारत के इतिहास की बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर संगम युग भी बताया जाता है, संगम साहित्य भी बताया जाता है और संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर भारत के अंदर गंगा च यमुना च सरस्वती, इन तीनों का जहाँ पर मेल मिलाप होता था नदियों का, उसे संगम तट के नाम से भी जाना जाता है। चारों की डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर संगम वंश जो है, इसके संस्थापक, उसके अलावा सुलभ, तुलुव और अराविदु वंश के प्रमुख संस्थापकों के बारे में भी बात करेंगे, प्रमुख शासक के बारे में भी बात करेंगे, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो शासक रहा है कृष्णदेव राय के भी बारे में ऐतिहासिक जानकारी लेंगे। लेकिन साथियों, इस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध रहा, जिसे तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो एनवीरा प्लेटफॉर्म पर सेकेंड क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, और कई बार अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी हिस्सा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है, इसमें कौन कौन से वंश हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम तो वंश जो हमें देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंदर, तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो वंश हमें देखने को मिलते हैं, उसके संस्थापकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम नाम आता है आपके संगम वंश। संगम वंश का जिक्र आता है सामने। और अगर पूछ ले संस्थापक का नाम, तो नाम आता है हरिहर व बूका। हरिहर
व बुका जो हैं यह विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के प्रमुख संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत के अंदर सल्तनत काल के सुल्तानों का प्रभाव दक्षिण भारत के ऊपर भी झलकता है, चूंकि हरिहर व बुका एक समय ऐसा आया है कि इन्होंने मुस्लिम आक्रमणों से ट्रेस्ड होकर इस्लाम धर्म को धारण कर लिया, लेकिन इनके गुरु बताया जाता है विद्याधरणीय, इन्होंने वापस इन्हें हिंदू धर्म में क्या किया, दीक्षित किया। तो पहला वंश आपके सम्मुख रख दिया है मैंने। दूसरा वंश जो देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य का, इसे शालू वंश के नाम से जाना जाता है। शालू वंश भी इसे कह सकते हो आप, शालू वंश। पूछ ले साथियों कि शालू वंश जो है इसके संस्थापक का क्या नाम हमें देखने को मिलता है, तो शालू वंश जो है इसके संस्थापक का नाम देखने को मिलता है शालू नरसिंहा। नरसिंहा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, नरसिंहा के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो वंश हमें देखने को मिलता है साथियों विजयनगर डायनेस्टी का, इसे तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। तुलु वंश का संस्थापक क्या देखने को मिलता है, तो तुलु वंश के संस्थापक का नाम वीर नरसिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो विजयनगर डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध एक वंश रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथा और अंतिम वंश देख लेते हैं विजयनगर डायनेस्टी का। तो चौथा और अंतिम वंश जो हमें देखने को मिलता है, इसे अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। और अराविडु वंश जो है इसके जो संस्थापक हमें नाम देखने को मिलता है वो है साथियों तिरुमल। तिरुमल ने अराविडु वंश के संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही धन धान्य से वैभवपूर्ण था, संपन्न था। कई सारे इतिहासकार जैसे अब्दुल रजाक समरकंदी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य इतना धन धान्य पूर्ण था कि यहाँ पर जो सोना था, सोने को पिघलाकर खड्डेदार प्रकोष्ठ के अंदर गर्म करके उनके अंदर डाल दिया जाता था, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पर काली मिर्च है, लौंग है, हाथी दांत है, बहुमूल्य कपड़े हैं आदि का बहुत ही ज़्यादा यहाँ से निर्यात आउट ऑफ द इंडिया बहुत ज़्यादा देशों को यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। तो साथियों हमने विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में भी बात कर ली है, लेकिन बहमनी साम्राज्य जो सामने रखा है इसकी अगर राजधानी का जिक्र आपसे पूछ ले, राजधानी का जिक्र पूछ ले, तो राजधानी बहमनी साम्राज्य की जो हमें देखने को मिलती है वो है गुलबर्गा। गुलबर्गा राजधानी देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य की। गुलमर्ग जो है ये कश्मीर के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो देखने को मिलती है उसे गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है। साथियों हमने विजयनगर साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य साथ ही दो प्रमुख नदियों का भी जिक्र कर लिया। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर पनपा था, आधुनिक कर्नाटक का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य और दक्षिण क्षेत्र के ऊपर विस्तृत रूप से पनपा था विजयनगर साम्राज्य। किष्किंधा नगरी धार्मिक डिटेल अगर पूछे इस क्षेत्र की तो इसे किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो श्री राम की वन यात्रा के दौरान वानरराज बाली और सुग्रीव इनके सहायक बने थे। इसके बारे में भी जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के समकालीन जो स्थापत्य कला जो अपनाई गई थी उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा पढ़ लेते हैं। ये जो जानकारी है साथियों बहुत ही कम गाइडों के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख स्थापत्य कलाओं के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर मंदिरों का निर्माण किया गया था। किसका? मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख स्थापत्य कला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत की स्थापत्य कला। भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय स्थापत्य
कला। भारतीय स्थापत्य कला के बारे में हम जिक्र पढ़ रहे हैं और स्पेशली ये जो स्थापत्य कला हम पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई जाती है। मंदिर निर्माण के क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से स्थापत्य कलाएं जो अपनाई गई हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारतीय स्थापत्य कला के अंदर बात कर लेते हैं हम उत्तर भारत की। उत्तर भारत के अंदर मंदिर स्थापत्य कला जो अपनाई गई है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की एक बहुत ही विस्तृत रूप से ऐतिहासिक डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है, नागर शैली। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के बारे में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला है इसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला हमें देखने को मिलती है इसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। चोल साम्राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक मंदिरों का जिक्र हमने पढ़ा था। बात कर लेते हैं पश्चिमी भारत के अंदर जो स्थापत्य कला अपनाई गई थी मंदिर निर्माण के अंदर वो कौन सी बताई जाती है? तो इसे महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। महामारू शैली को और किस नाम से जाना जाता है? महामारू शैली जो है इसे गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली। बात कर लेते हैं हम मध्य भारत के अंदर सर्वाधिक जो शैली हमें देखने को मिलती है मंदिर निर्माण शैली के अंदर। तो मध्य भारत के बारे में अगर हमें पूछ ले साथियों तो मध्य भारत के अंदर मंदिर निर्माण की जो शैली हमें देखने को मिलती है वह कौन सी बताई जाती है? तो सुनिए आप, मध्य भारत की जो मंदिर निर्माण की जो शैली देखने को मिलती है वो आपके मध्य भारत की जो मंदिर निर्माण शैली देखने को मिलती है उसे मैं नोट बनाकर आपके सामने रख रहा हूं। सुनिए आप, नोट नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली इन दोनों का संगम करवाकर मध्य भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण किए गए उस शैली का नाम बताया जाता है बेसर शैली। क्या नाम? बेसर शैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथियों, मध्य भारत से पूर्व क्षेत्र की तरफ मंदिर निर्माण की एक और शैली अपनाई गई थी जिसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। पंचायतन शैली क्या होती है कि मंदिरों के पास में अनेक छोटे छोटे मंदिरों का समूह जो देखने को मिलता है उसे पंचायतन शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में बात कर ली, लेकिन स्पेशली विजयनगर साम्राज्य का जो शासन काल देखने को मिलता, संगम, सुलु, तुलु, अराविदु, इस समय के समकालीन दक्षिण भारत की जो प्रमुख स्थापत्य शैलियां बताई जाती है वो कौन कौन सी शैलियां बताई जाती हैं? तो इनमें सबसे पहली जो शैली बताई जाती है इसका नाम महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली पहली शैली हो गई महेंद्र वर्मन शैली। दूसरी शैली जो हमें देखने को मिलती है इसे मामल शैली के नाम से जाना जाता है। मामल शैली होती क्या है अभी हम डिटेल पढ़ लेंगे। मामल शैली के अलावा अन्य एक और शैली देखने को मिलती है जिसका नाम राजसिंह शैली। राजसिंह शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, हालांकि इसका प्रभाव उत्तर भारत से बताया जाता है। एक और अंतिम शैली जिसे अपराजित शैली के नाम से जाना जाता है। अपराजित शैली, अपराजित शैली, मामल शैली, महेंद्र वर्मन शैली, राजसिंह शैली। इनकी डिटेल हम जान लेते हैं कि महेंद्र वर्मन शैली के निर्माण, जो मंदिर निर्माण किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो सुनिए आप, चट्टानों को काटकर
जो मंडप तैयार किए जाते हैं, मंदिर तैयार किए जाते हैं, वो किस शैली की देन बताई जाती हैं? महेंद्र वर्मन शैली की देन बताई जाती हैं। महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं। अजंता एलोरा इसके जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बड़ी सी चट्टान जो है, इसके अंदर इसे काट कर मंदिर का निर्माण करना, मंडप का निर्माण करना महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, मामल शैली क्या होती है? तो मामल शैली जो होती है, स्पेशली जो मंदिर बनाए जाते हैं, इनमें रथ मंदिर बनाए जाते हैं। कैसे मंदिर बनाए जाते हैं? चट्टानों से, पत्थरों से रथ मंदिरों का जो निर्माण किया जाता है, इसे मामल शैली के नाम से जाना जाता है। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, इनके प्रमुख जो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं रथ मंदिर के। किसके? रथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं, राजसिंह शैली। राजसिंह शैली जो है, इस मंदिर निर्माण शैली में ईंट प्लस पत्थर, ईंट और पत्थर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, दोनों का यूज लेकर जो मंदिर बनाए जाते हैं, इन्हें राजसिंह शैली के नाम से जाना जाता है। अंतिम, अपराजित शैली। अपराजित शैली का मतलब होता है छोटे मंदिर। छोटे मंदिर जो जिस शैली के अंदर निर्माण किए जाते हैं, उसे अपराजित शैली के नाम से जाना जाता है। मंदिर निर्माण कला से संबंधित लगभग इस चैप्टर के माध्यम से मैंने 20 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए थे। जैसे नागर शैली है, पंचायतन शैली है, बेसर शैली है, महामारू शैली है, महेंद्र वर्मन शैली है, मामल शैली है, राजसिंह शैली, अपराजित शैली। विजयनगर बात करें, विजयनगर साहित्य की बात, विजयनगर साम्राज्य की बात करें, अगर बात करें स्थापत्य कला की, तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर हमारे कमल महल हैं, इसके अलावा कमलपुरम जलाशय हैं, इसके अलावा महानवमी डूबा हैं, और हम्पी जो हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से इन शैलियों के माध्यम से ही इनका निर्माण किया गया था। तो साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से हमने विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जानकारी ली। साथ ही भारत के अंदर प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला बताई जाती हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में भी अटक रहा है कि उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के दरमियान जो शैली पनपी है, इसे किस शैली के नाम से जाना जाता है? हालांकि वो मूर्ति कला निर्माण के अंदर शैली अपनाई गई थी, जिसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। गांधार शैली में सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी हैं, वो महात्मा बुद्ध की बताई जाती हैं। और यह जो शैली है, इसे हिंद प्लस यवन, हिंद यवन शैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो साथियों, हमने इस चैप्टर के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत का प्रमुख वंश बताया जाता है, इसके प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में चर्चा की। पार्ट 2 के अंदर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश, प्रमुख शासक, साथ ही विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख जो स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर स्वर्णिम जो उदाहरण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही विजयनगर साम्राज्य के साहित्य के बारे में भी बात करेंगे। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध का भी हम वर्णन करेंगे, जिसे राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। साथियों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो के ऊपर आपके कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।